और आइए एक बड़ी जानकारी आपको दें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर मंत्रालय की बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई और उस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। करीब 5 घंटे से बिल्डिंग में आग लगी हुई है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और अब आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी घटनास्थल पर पहुंच गई है, आग बुझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन भोपाल का वल्लभ भवन जहां पर भीषण आग लगी और इतने घंटों के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये देख लीजिए तस्वीरें, आग की उठती हुई लपटें आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। काला गुबार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे, क्योंकि ये मंत्रालय भवन है जहां पर कई तरह के सरकारी कामों से जुड़े हुए दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उस भवन में अचानक से आग लग गई और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि 5 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। मंत्रालय भवन के अंदर जब यह घटना घटी उस वक्त पर 5 कर्मचारी इसी इमारत के अंदर मौजूद थे। हालांकि वो सभी 5 लोग सुरक्षित हैं, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक आग कंट्रोल में नहीं आई है। नितिन हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आग भले ही ना बुझी हो, लगातार प्रयास भी किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा, लेकिन अब सेना भी यहाँ पर आ गई। भारतीय सेना आप देख सकते हैं, जो भारतीय सेना की दमकलें होती वो अंदर भी हो। लगातार ये सेना के जवान आ चुके हैं। मैं कैमरामैन होमेन देशमुख से कहूँगा दिखाएं किस तरह से। ये देखिए, ये जो भारतीय सेना उनके जवान है, जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं सेना के पास, वो लेकर आए हुए तमाम। ये देखिए फायर ब्रिगेड के जो टैंक है वो जा रहा है और ये देखिए किस तरह से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो आग लग गई है उसको बुझाने के लिए अब सेना के जवानों को यहाँ बुला लिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर है, एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है कि सेना के जवान अब मंत्रालय आ गए हैं और आग बुझाने का प्रयास, अब सेना से भी मदद मांगी है जिला प्रशासन ने। और आप देख सकते हैं किस तरह से मंत्रालय में आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। चारों ओर आप देख सकते हैं अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो ये देखिए सेना के जवान और आ गए हैं। यानी कि जो सेना के पूरा जो बल होता है, किस तरह से आग बुझाई जाती है, जो यंत्र होते हैं वो उनको निकाला जा रहा है। ये देखिए बलवा है और ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो अपने मिलिट्री मतलब जो सेना के दस्ताने होते हैं वो लेकर जा रहे हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है, एबीपी न्यूज़ सबसे पहले दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं किस तरह से जवान हैं जो सेना के तो पूरे आ चुके हैं मंत्रालय में आग बुझाने में सेना के। सर आप भोपाल से आए सर? हाँ सर, हाँ सर, अभी कोई जानकारी नहीं दे सकते साहब प्लीज। क्या है सर ये यंत्र क्या है सर? आप देख सकते हैं तमाम ये सेना के जवान हैं जो मंत्रालय में आग लगी उसको बुझाने का प्रयास के लिए आए हुए हैं। अब मंत्रालय में लगातार जो आग भड़कती जा रही है उसको बुझाने के लिए अब सेना की मदद सरकार ने मांगी है। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। नितिन ठाकुर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, आप ही की रिपोर्ट हम अभी दर्शकों को दिखा रहे थे। 5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आग अब तक बुझी नहीं है। इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर इस सुरक्षित इमारत में आग लगी तो लगी कैसे और अभी वहां की क्या स्थिति है? पूजा, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, 1 साल पीछे, कि 12 जून 2023 को मध्य प्रदेश में जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, उस दौरान सतपुड़ा में विधानसभा चुनाव से पहले आग लगी थी। और अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और मंत्रालय जो महत्वपूर्ण विभाग होता, जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो तमाम योजनाएं चलती हैं वो इस मंत्रालय से चलती है और यहीं से कैबिनेट की बैठक होती है, जहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, उनकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहीं से बैठक करते हैं और यहीं से सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुँचाते हैं। लेकिन अब कई सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रालय में आग लगी और विधानसभा चुनाव से पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी थी। ये कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, जैसे जीतू पटवारी है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हैं, उनका सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी फाइलों को, जो भ्रष्टाचार किया गया था शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, उनकी फाइलों को जला दिया गया है, इसलिए ये आग लगाई है कांग्रेस का आरोप। और ये भी बता दूं कि 5 घंटे से अधिक हो गया है सतपुड़ा मंत्रालय पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। ये सीधा दिल्ली विधानसभा आपको लेकर चलते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल डाल दो, कोई सामने ही नहीं रहेगा। कहते हैं मोदी नहीं तो कौन। क्यों कहते हैं? सबको तो जेल में डाल दिया तो मोदी नहीं तो कौन।
कोई बचा ही नहीं, सारे जेल में डाल दिए। तो मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो सारे जेल में। तो ये इनका बड़ा सही फॉर्मूला है। अब ये एक और उस पे आए हैं, ये कह रहे हैं हम तो 370 जीत रहे हैं, 370 जीत रहे हैं, ये नया अब है, अगले 5 साल में ये चलेगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, घर बैठो, वोट डालने आओ तो डालना, नहीं डालने आओ तो मत डालना, हमें तो 370 मिल रहे हैं क्योंकि सामने लड़ने वाला ही कोई नहीं बचा। थोड़े दिन के अंदर सारा विपक्ष, हिटलर ने भी यही किया था, जब हिटलर आया था, हिटलर ने 3 महीने में कर दिया, इन्होंने 10 साल लगा दिए। तो अब इनका यह कहना है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो ये जनतंत्र खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है। अगर इस देश के अंदर जनतंत्र खत्म कर दिया जाए, मैं मन में सोच रहा था आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते। देखिए, आपको सीधा लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जहां पर चल रहा है। रामेश्वर तेली जी, असम सरकार के सभी मंत्रीगण, उपस्थित जनप्रतिनिधि साथी, अन्य महानुभाव और असम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका सर झुका करके नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि 200 स्थान पर लाखों लोग बैठे हुए हैं जो वीडियो के माध्यम से इस विकास उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कैसे गोलाघाट के लोगों ने हजारों दीप जलाए। असम के लोगों का ये स्नेह, ये अपनापन मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। मैं असम के सभी लोगों को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, एलिफेंट, स्वैम्प डियर, वाइल्ड बफेलोज और तरह तरह की वाइल्ड लाइफ देखने का अनुभव भी वाकई कुछ और है। साथ ही बर्ड वॉचर्स के लिए भी काजीरंगा किसी स्वर्ग की तरह है। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों ने
असंवेदनशीलता और आपराधिक संरक्षण के कारण असम की पहचान, यहां के राइनो वो भी संकट में पड़ गए थे। 2013 में एक ही वर्ष में यहां 27 राइनोज का शिकार हुआ था, लेकिन हमारी सरकार यहां आके लोगों के प्रयासों से 2022 में ये संख्या 0 हो गई है। 2024 काजीरंगा नेशनल पार्क का गोल्डन जुबिली वर्ष भी है। मैं असम के लोगों को इसके लिए भी बहुत बधाई देता हूं और मैं देशवासियों को भी कहूंगा कि गोल्डन जुबिली ईयर है काजीरंगा का, आपके लिए भी यहां आना बनता ही है। मैं काजीरंगा से जो यादें लेकर आया हूं, ये यादें जीवन भर मेरे साथ रहने वाली है। साथियों, आज मुझे वीर लसित बोरफुकन की विशाल और भव्य प्रतिमा का अनावरण का भी सौभाग्य मिला। लसित बोरफुकन असम के शौर्य, असम के पराक्रम के प्रतीक है। वर्ष 2022 में हमने दिल्ली में लसित बोरफुकन के 400वीं जन्म जयंती वर्ष के पूर्व पूरे उत्साह से मनाया था। मैं वीर योद्धा लसित बोरफुकन को फिर एक बार नमन करता हूं। साथियों, विरासत भी विकास भी, ये हमारी डबल इंजन की सरकार का मंत्र रहा है। विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन की सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है। एम्स के निर्माण से यहां के लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई है। आज यहां तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज का भी लोकार्पण हुआ। इससे आसपास के कई जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेगी। असम के पिछले दौर पर, जब मैं पिछले दौरे पर आया था, मैंने गुवाहाटी और करीमगंज में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी थी। आज शिवसागर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहीं आपके जोरहाट में एक कैंसर अस्पताल का निर्माण भी हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास से असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र यह हमारा आसाम बन जाएगा। साथियों, आज पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत बनी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन को देश को समर्पित किया गया है। ये गैस पाइपलाइन नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट करेगी। इससे करीब 30 लाख परिवारों और 600 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस को गैस की सप्लाई होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के 30 से ज्यादा जिलों के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथियों, आज डिगबोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का भी शुभारंभ हुआ है। दशकों से असम के लोगों की डिमांड थी कि असम की रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। यहां आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन पहले की सरकार ने यहां के लोगों की इस भावना पर कभी ध्यान नहीं दिया।
लेकिन बीते 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने असम की चारों रिफाइनरीज की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। अब असम की रिफाइनरीज की कुल क्षमता 2 गुनी हो जाएगी, डबल। और इसमें भी नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता तो 3 गुनी होने जा रही है, 3 गुनी। जब किसी क्षेत्र का विकास का मजबूत इरादा हो तो काम भी मजबूती से और तेज गति से होते हैं। साथियों, आज असम के मेरे 5.5 लाख परिवारों के लिए अपने पक्का मकान का सपना पूरा हुआ है। आप सोचिए, एक राज्य में 5.5 लाख परिवार अपनी पसंद के, अपनी मालिकी के पक्के घर में जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जीवन का कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकारों के समय, उस समय जहां लोग एक एक घर के लिए तरसते थे, वहीं हमारी सरकार एक एक दिन में, आप देख रहे हैं अकेले आसाम में 5.5 लाख गरीबों को दे रही है, 5.5 लाख घर। और एक घर ऐसे ही 4 दीवारें नहीं है, इन घरों में शौचालय, गैस का कनेक्शन, बिजली, नल से जल, ये सारी सुविधा भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है, एक साथ मिली है। असम में अब तक ऐसे 18 लाख परिवारों को पक्का मकान दिया जा चुका है। और मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना के तहत दिए गए ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब घर की मालकिन ये मेरी माताएं बहनें बनी हैं, यानी इन घरों के लाखों महिलाओं को अपने घर की मालकिन बना दिया है। साथियों, हमारा प्रयास है कि असम की हर महिला का जीवन आसान हो। इतना ही नहीं, उसकी बचत भी बढ़े, आर्थिक रूप से उसको बचत हो। अभी कल ही विश्व महिला दिवस पर हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपये और घटा दिए। हमारी सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए जो मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है, उसकी बड़ी लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं। जल जीवन मिशन के तहत असम में पिछले 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नए घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा है। अमृत सरोवर अभियान के तहत, और अभी मुझे उसका कॉफी टेबल बुक रिलीज करने का मौका मिला, अमृत सरोवर अभियान के तहत यहां जो 3000 अमृत सरोवर बने हैं, उनका भी बहुत लाभ हो रहा है। भाजपा सरकार देश में 3 करोड़, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये एक बढ़िया बढ़िया टोपी पहन के बैठी है ना बहने, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान पर भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को और सशक्त किया जा रहा है, उन्हें नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अभियान का लाभ
असम की भी लाखों महिलाओं को मिल रहा है। और मुझे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि असम में जो लखपति दीदी बन गई हैं, वो सारी लखपति दीदी यहां आई हुई है। एक बार जोरदार तालियों से इन लखपति दीदियों का सम्मान कीजिए। अगर सही दिशा में नीतियां हो और सामान्य मानवी जुड़ जाए, कितना बड़ा परिवर्तन। आप देखिए, गांव गांव पूरे देश में लखपति दीदी बनाने का अभियान, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, 2014 के बाद असम में कई ऐतिहासिक परिवर्तनों की नींव रखी गई। असम में भूमिहीन 2.5 लाख मूल निवासियों को जमीन के अधिकार दिए गए। आजादी के बाद 7 दशकों तक चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बैंकिंग सिस्टम से नहीं जोड़ा गया था। हमारी सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाले ऐसे करीब 8 लाख वर्कर्स को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना शुरू किया। बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का मतलब है कि उन वर्कर्स को सरकारी योजनाओं की मदद भी पहुंचने लगी है। जो लोग सरकार के आर्थिक लाभ पाने के पात्र थे, उनके हक का पैसा सीधे बैंक खाते में पहुंचने लगा। हमने बिचौलियों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। गरीब को पहली बार लगा है कि उनकी सुनने वाली कोई सरकार है, और वो भाजपा सरकार है। साथियों, विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का विकास जरूरी है। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है। इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगीबील ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया। हमारी सरकार के दौरान ही बराक घाटी तक ब्रॉडगेज रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ। 2014 के बाद यहां विकास को गति देने वाले कई प्रोजेक्ट शुरू हुए। जोरहाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे।